Hello everyone. So today we are going to start a new chapter, that is what ICDR Regulation 2018. देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये रेगुलेशन क्यों पढ़ रहे हैं, क्या पर्पस है और क्या क्या कंडीशंस ये रेगुलेशन हमें बताता है, पहले वो समझ लेते हैं। देखो सबसे पहली बात, आज कोई भी कंपनी पब्लिक इशू ला रही है। पब्लिक इशू मतलब पब्लिक से फंड रेज करना चाहती है, और पब्लिक से फंड रेज किस किस के फॉर्मेट में रेज करना चाहती है, इक्विटी शेयर के फॉर्मेट में फंड रेज करना चाहती है, या कन्वर्टेबल सिक्योरिटीज के फॉर्मेट में। कन्वर्टेबल सिक्योरिटी मतलब कन्वर्टेबल डिबेंचर्स, कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स। तो अगर आप पब्लिक से फंड रेजिंग करोगे, पब्लिक इशू लाओगे, पब्लिक इशू लाओगे मतलब क्या लेके आ रहे हो, आईपीओ। ठीक है, तो आपको क्या कराना पड़ेगा, लिस्टिंग। क्या कराना पड़ेगा आपको, लिस्टिंग, मैंडेटरी लिस्टिंग है। तो आईपीओ के लिए भाई आप, सिंपल बात है, पब्लिक से फंड रेज कर रहे हो तो आप कहीं उनका पैसा लेकर के डुबा तो नहीं दोगे, लोगों के साथ कोई फ्रॉड तो नहीं कर दोगे। तो इसके लिए अथॉरिटीज को इंटरवीन करना कंपलसरी हो जाता है। तो अगर कोई भी कंपनी पब्लिक इशू ला रही है तो उसको ऑब्वियसली क्या फॉलो करना पड़ेगा, रेगुलेशन, सेबी रेगुलेशन। और यहाँ पे कौन सा सेबी रेगुलेशन एप्लीकेबल होता है, आईसीडीआर रेगुलेशन एप्लीकेबल होगा। सिर्फ किसके लिए, इक्विटी शेयर और कन्वर्टेबल सिक्योरिटीज के लिए। अगर आप अलग टाइप के सिक्योरिटीज इशू कर रहे हो, जैसे फॉर एग्जांपल आप नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर इशू कर रहे हो, आप नॉन कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर इशू कर रहे हो, तो ये रेगुलेशन एप्लीकेबल नहीं होगा। अंडरस्टूड सी बात है, उसके लिए सेपरेट रेगुलेशन है, उसके लिए एनसीएस रेगुलेशन है। अगर आप सिक्योरिटाइज डेट इंस्ट्रूमेंट इशू करते हो तो उसके लिए अलग रेगुलेशन है। मतलब हर एक टाइप की सिक्योरिटी के लिए सेबी ने अलग अलग टाइप की टर्म्स एंड कंडीशंस बताई हैं, और उसी के हिसाब से आपको कंप्लायंसेस करने होंगे। बात समझ में आ रही है? तो ये रेगुलेशन मोटा मोटा क्या बताएगा हमें कि आप कौन कौन से टाइप के इशू ला रहे हो, तो उसके लिए कौन कौन सी कंडीशंस फॉलो करनी है। ये रेगुलेशन डिफरेंट डिफरेंट टाइप के इशू को कवर करता है। लाइक आईपीओ, आईपीओ कौन सी कंपनी लाती है, अनलिस्टेड कंपनी। ठीक है, आईपीओ लाते ही कंपनी क्या बन जाएगी, लिस्टेड। और लिस्टेड कंपनी अब अगर फर्दर कोई भी इशू लाती है, जैसे राइट इशू लाती है, बोनस इशू लाती है, प्रेफरेंशियल इशू लाती है, या फर्दर पब्लिक ऑफर एफपीओ लेके आती है, इन सब केसेस में हर बार, एवरी टाइम, जब भी आप इक्विटी शेयर कन्वर्टेबल सिक्योरिटी इशू करोगे, आपको आईसीडीआर रेगुलेशन फॉलो करना ही पड़ेगा। इसके नॉन कंप्लायंसेस के सीवियर एक्शंस हो सकते हैं। तो इसलिए आपको एनी हाउ एज ए कंपनी सेक्रेटरी ये रेगुलेशन की नॉलेज होना तो मैंडेटरी है। देखो सिंपल बात है, हर कंपनी में फंड रेजिंग का काम तो होता ही है। हर बिजनेस को पैसा चाहिए, और पैसे के बिना कुछ नहीं हो सकता। तो हर कंपनी में एनी हाउ कभी ना कभी एक टाइम आता है जब उनको फंड रेजिंग करनी होती है। अगर आप अनलिस्टेड कंपनी में जा रहे हो, एक्सपेंशन प्लान कर रहे हो, वो आईपीओ लेके आ रहे हैं, आपको आईसीडीआर की नॉलेज होनी पड़ेगी। अगर वो ऑलरेडी लिस्टेड कंपनी है जिसमें आप एज ए कंपनी सेक्रेटरी काम कर रहे हो, उनको फर्दर एफपीओ लेके आना है, या उनको राइट इशू लेके आना है, उनको बोनस इशू लेके आना है। एवरी टाइम यू विल हैव टू कंप्लाई विद दिस रेगुलेशन। तो आपको इसकी सारी कंडीशंस फुलफिल करनी ही होगी। इज दिस क्लियर? चलिए, तो सबसे पहले यहां पे हम कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी सीखेंगे, उसके बाद में हम रेगुलेशन स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहला जो हमारा टर्म है दैट इज ऑफर डॉक्यूमेंट। पहला टर्म क्या है हमारा, ऑफर डॉक्यूमेंट। अच्छा, ऑफर डॉक्यूमेंट बेसिकली क्या है, इट इज एन इन्विटेशन है। किस चीज का इन्विटेशन है, टू सब्सक्राइब फॉर द सिक्योरिटीज। सुनिए सबने व्हाट आई सेड, ऑफर डॉक्यूमेंट क्या है, इन्विटेशन है। किस चीज का इन्विटेशन दे रहे हो आप, सिक्योरिटीज में सब्सक्राइब करने का इन्विटेशन दे रहे हो। किसको दे रहे हो इन्विटेशन, किसको दे रहे हो, पब्लिक को दे रहे हो। किसको दे रहे हो, पब्लिक को दे रहे हो। और पब्लिक को देने के बाद अपने एग्जिस्टिंग मेंबर्स को दे रहे हो, है ना, सिलेक्टेड लोगों को दे रहे हो, जिसको भी दे रहे हो आप। तो यहां पे आप ये चाहते हो कि हम जो शेयर्स इशू कर रहे हैं, हम जो सिक्योरिटीज इशू कर रहे हैं, आप उनको खरीद लो। तो उसमें आपको क्या डालनी पड़ेगी, कंपनी की डिटेल्स, कंपनी का पास्ट। आज मान लो आप किसी भी कंपनी, अभी तो ठीक है बहुत छोटे बच्चे हो आप लोग, अभी आपको ज्यादा एनालिसिस वगैरह नहीं पता किसी कंपनी का, लेकिन आफ्टर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम जब आप पैसा भी अर्न करने लग जाओगे और थोड़े से मेच्योर भी हो जाओगे, तो नाउ यू आर प्लानिंग टू मेक इन्वेस्टमेंट इन अ कंपनी। तो मुझे बताओ क्या देखना चाहोगे इस कंपनी में,
क्या क्या फैक्टर्स होंगे जो ये आपको डिसीजन मेकिंग में हेल्प करेंगे कि हाँ इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, इसमें नहीं कर सकते? व्हाट कैन बी द फैक्टर्स? ओके, कंपनी का बोरोइंग्स, बिल्कुल सही बात है। और क्या फैक्टर हो सकते हैं? कंपनी के फ्यूचर प्लान्स क्या है, कंपनी को कितने ऑर्डर्स मिले हुए हैं, उसकी ऑर्डर बुक क्या है, ठीक है। और क्या हो सकता है? कंपनी का प्रॉफिटेबिलिटी क्या है, कंपनी कितने सालों से इस बिजनेस सेगमेंट में है, कितने सालों का एक्सपीरियंस है कंपनी को, कंपनी के फाइनेंशियल असेट्स कितनी है, साथ ही में कंपनी का कोई डिफॉल्ट तो नहीं है, पहले कोई मान लो कंपनी का लोन ले रखा हो, उसमें रीपेमेंट में कोई डिफॉल्ट हो, या कोई डिविडेंड डिक्लेयर किया था तो उसमें कोई डिफॉल्ट तो नहीं कर रखा है कंपनी ने, कंपनी का पास्ट में डिविडेंड डिक्लेरेशन का ट्रैक रिकॉर्ड कैसा है, कंपनी किस तरह से वर्किंग कर रही है, गवर्नमेंट पॉलिसीज कंपनी के बिजनेस को लेकर के किस तरह की है, मतलब सो मेनी फैक्टर्स आर देयर जिसके बेसिस पे हम क्या करते हैं, डिसीजन मेकिंग करते हैं। आज मान लीजिए ऐसी कोई कंपनी, जैसे अभी रिसेंटली अगर हम बात करें, आपको पता है बारिश कम हो गई राजस्थान में, है ना, इस सीजन में बारिश नहीं आई है, बारिश नहीं आई तो इसका क्या इंपैक्ट पड़ेगा, क्रॉप्स नहीं आएंगी, एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स पे स्ट्रेट इफेक्ट आ चुका है। तो जो जो कंपनीज एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स पे डिपेंडेंट होती हैं उन सबकी वाट लगेगी, है ना। स्कैरसिटी ऑफ गुड्स से कॉस्टिंग क्या होगी, महंगी, और महंगी होने की वजह से उनके प्रॉफिटेबिलिटी क्या होंगी, कम। अब जैसे एग्जांपल लेते हैं, एक कंपनी है ब्रिटानिया, एक कंपनी है नेस्ले, ये कंपनी किस में डील करती है, एफएमसीजी प्रोडक्ट्स में डील करती है, मतलब वही ब्रेड कुकीज ये बनाती हैं। अब फसल ही नहीं होगी तो आपको वीट नहीं मिलेगा, और वीट की स्कैरसिटी होने की वजह से उनको वीट बहुत महंगा मिलेगा, तो महंगा मिलेगा तो एट द एंड की कॉस्टिंग बहुत बढ़ गई, और ये बात इन्वेस्टर्स को पहले से पता है, और जब इन्वेस्टर्स को पहले से पता है तो वो क्या कर देंगे, सेलिंग स्टार्ट कर देंगे। किसकी सेलिंग, ब्रिटानिया की कंपनी के शेयर बेचना स्टार्ट कर देंगे। अगर उनका इन्वेस्टमेंट हुआ हुआ है तो वो बेच देंगे, बोलेंगे कि लॉन्ग टर्म में अभी फिलहाल ये सीजन खराब हो गया इनका, तो इनके शेयर्स होल्ड करने का कोई सीन नहीं है, इनको बेच दो, प्रॉफिट बुक करो। और जो जो ट्रेडर्स होते हैं वो शॉर्ट सेलिंग करते हैं, शेयर नहीं है तब भी बेच देते हैं। पता है इसके बारे में, शॉर्ट सेलिंग? किस किसने सुना है शॉर्ट सेलिंग? आपने, क्या होता है? बेच देते हैं, फिर क्या करते हैं, फिर वापस कब, नहीं, सेम डे। शॉर्ट सेलिंग सेम डे की होती है, इंट्राडे ट्रेडिंग होती है ये। शॉर्ट सेलिंग क्या होती है, इंट्राडे। और जो आप बता रहे हो वो होता है डेरिवेटिव, जो आप बता रहे हो वो होता है डेरिवेटिव, है ना, वो फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस होते हैं, उसमें सेलिंग करना वो पुट ऑप्शन और वो अलग चीज होती है। बाकी इंट्राडे के अंदर इंसान क्या करते हैं, मान लो आज का दिन है ना, आज के दिन मेरे पास किसी कंपनी की कोई बैड न्यूज है ना, और जैसे मान लो बीच में अडानी की बहुत बैड न्यूज आती थी, है ना, आए दिन, है ना, कभी कुछ हो रहा है कभी कुछ हो रहा है ना, यूएसए ने चार्जशीट लगा दी कि इन्होंने करप्शन और ऑप्शन किया है, तो अरेस्ट के वारंट्स इशू कर रहे हैं, पता नहीं क्या क्या चल रहा था, है ना। जैसे ऐसे कोई न्यूज आती है तो हमें पता चल गया कि मार्केट गिरने वाला है, शेयर, है ना। अब अगर शेयर गिरने वाला है, मेरे पास तो अडानी का एक भी शेयर नहीं है, तो अब मैं क्या करूं, मुझे तो प्रॉफिट अर्न करना है, तो मैं सुबह सुबह ही क्या करूंगी, अडानी के शेयर सेल कर दूंगी। क्या कर दूंगी, सेल। है नहीं मेरे पास एक भी शेयर, लेकिन मैंने क्या कर दिया, सेल। अलाउड है, कर सकते हो। मान लो मैंने एक दिन में 10,000 शेयर, है ना, ये सेल कर दिए। 10,000 शेयर कितने रुपए की, मान लो एक शेयर का प्राइस है 200 रुपए, तो 10,000 इंटू 200 कितने रुपए का ट्रेडिंग है ये, 10,000 इंटू 200 कितना हो गया, 20 लाख रुपए की ट्रेडिंग है। अच्छा, अब 20 लाख की ट्रेडिंग है, लेकिन मुझे पूरे 20 लाख रुपए लगाने की जरूरत नहीं है, इंट्राडे में सिर्फ 20% पैसा ही लगता है, ओनली कितना परसेंट, 20%, 20, किसी में 25, वो डिपेंड करता है ब्रोकर टू ब्रोकर, थोड़ा थोड़ा डिफरेंस हो जाता है। हम जनरली मान के चलते हैं 20%। इसका मतलब मेरे पास कितने रुपए होने चाहिए, सिर्फ 4 लाख। अगर मेरे पास 4 लाख रुपए हैं तो मैं ये 20 लाख का शॉर्ट सेल कर सकती हूँ। अब मैंने सुबह सुबह 9:15 बजे ही मार्केट में उतरते ही क्या कर दिया, सेल। अच्छा, शेयर कितने का था, 200 का, और मार्केट में न्यूज तो थी, गिरना तो था ही, तो 200 से गिर करके मान लो ये हो गया है 180, कितने रुपए गिरा, 20 रुपए, मतलब कितना परसेंट, 10% गिर गया शेयर।
10% गिर गया, 180 हो गया। 20 रुपए पर शेयर के हिसाब से 20 इंटू 10,000 शेयर है ना, कितने का फायदा हो गया मेरा? 2 लाख का फायदा हो गया। हो गया। और मैं सेम डे क्या कर दूंगी, उसको परचेज करूंगी और डील क्लोज कर दूंगी, क्योंकि पहले मैंने क्या किया हुआ था, सेल। तो सेल को क्लोजर करने के लिए क्या किया जाता है, परचेज। समझ में? दिस इज इंट्राडे ट्रेडिंग बेसिकली। तो इंट्राडे में परचेज करके सेल भी कर सकते हो, सेल करके परचेज भी कर सकते हो। तो जो भी इन्वेस्टर किसी भी कंपनी के बारे में अवेयरनेस रखता है, उससे रिलेटेड वो या तो इशू में सब्सक्राइब करता है, मार्केट में ट्रेडिंग करता है। ये सब कुछ हमें पता चलता है कंपनी के फाइनेंशियल से, कंपनी के बिजनेस से, कंपनी के जो भी न्यूज आ रही है उसके बारे में क्या क्या इंपैक्ट पड़ सकते हैं कंपनी के बिजनेस पे, इन सब से हमें सब कुछ पता चलता है। अब अगर मुझे किसी कंपनी में इन्वेस्ट करना है आईपीओ में, तो मैं उसका क्या रीड करूंगी, ऑफर डॉक्यूमेंट रीड करूंगी। ऑफर डॉक्यूमेंट में पिछले कुछ सालों की बैलेंस शीट्स गिवन होंगी, उनके इनकम स्टेटमेंट गिवन होंगे, कंपनी ने कितना कितना लोन ले रखा है, कौन कौन सी असेट को गिरवी रखा हुआ है, कंपनी के पास कितनी ऑर्डर बुक है, प्रॉफिटेबिलिटी क्या चल रही है कंपनी की, ये सारा एंटायर डिटेल हमें कहां देखने को मिलेगा, ऑफर डॉक्यूमेंट में देखने को मिलेगा। इस ऑफर डॉक्यूमेंट के साथ मैं एक वर्ड ऐड कर देती हूं, ड्राफ्ट ऑफर डॉक्यूमेंट। जैसे हम ड्राफ्ट वर्ड ऐड कर देते हैं, इसका मतलब ये ऑफर डॉक्यूमेंट अभी फाइनल नहीं है। और फाइनल कब होगा, अथॉरिटीज की अप्रूवल आने के बाद। समझ में आया? तो फाइनल कब होगा, जब अथॉरिटीज की अप्रूवल आ जाएगी उसके बाद ये फाइनल होगा। अभी फिलहाल हमने अपनी तरफ से एक ऑफर डॉक्यूमेंट बनाया है जिसको हम सेबी के पास प्रेजेंट करेंगे। सेबी को अगर उसमें कुछ कमियां नजर आएंगी तो सेबी उसमें जो जो मिस्टेक्स हैं उसको हाईलाइट करेगा एंड देन हम उसको अमेंड करेंगे। अमेंडमेंट करने के बाद वो क्या बन जाएगा, ऑफर डॉक्यूमेंट बन जाएगा। तो ऑफर डॉक्यूमेंट और ड्राफ्ट ऑफर डॉक्यूमेंट समझ में आएंगे आप लोगों को? कोई प्रॉब्लम है किसी के दिमाग में, कुछ कंफ्यूजन आ रहा हो? ठीक है, इसको हम पूरे चैप्टर में ना शॉर्ट में ओडी एंड डीओडी बोलेंगे। क्या बोलेंगे? अभी बता रही हूं, पूरे चैप्टर में मैं यही बोलने वाली हूं, है ना। तो ड्राफ्ट ऑफर डॉक्यूमेंट मतलब डीओडी, ऑफर डॉक्यूमेंट मतलब ओडी। अच्छा, अब इस ओडी का अलग अलग सर्कमस्टांसेस में अलग अलग नामकरण है। हम हर जगह एक ही नाम से इसको रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे। वी आर हैविंग सेपरेट नेम्स इन डिफरेंट सिचुएशंस। तो पहला नाम है प्रोस्पेक्टस। आई गेस सबने सुना होगा प्रोस्पेक्टस। और दूसरा नाम है रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस। देखिए, प्रोस्पेक्टस और रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस बेसिकली किस कंसर्न में यूज किए जाते हैं, ये डिपेंड करता है इशू प्राइस पे। किस पे डिपेंड करता है, इशू प्राइस। देखो, कंपनी इशू दो तरीके से कर सकती है, या तो फिक्स प्राइस पे इशू कर दें या बुक बिल्डिंग कराएगी। बुक बिल्डिंग मतलब बिडिंग कराएगी बेसिकली। अगर आप इशू किस पे ला रहे हो, फिक्स प्राइस पे, इशू प्राइस फिक्स्ड है, तो उस वक्त जो ऑफर डॉक्यूमेंट इशू करते हो उसको बोलते हैं हम प्रोस्पेक्टस। मतलब यहाँ पे सब कुछ गिवन है, यहाँ पे कोई मिसिंग नहीं है चीज। जैसे लेट्स से कंपनी सेज कि हम अपना एक शेयर है जिसकी फेस वैल्यू मान लेते हैं 5 रुपए पर शेयर है, और इस शेयर को हम इशू करने जा रहे हैं। ऑफर प्राइस जो हमारा है, इशू प्राइस जो है दैट इज 150 रुपीज। हम 150 रुपए पे इशू कर रहे हैं, तो क्या कंपनी ने यहाँ पे एग्जैक्टली इशू प्राइस बता दी? तो इस केस में क्या इशू होता है, प्रोस्पेक्टस। लेकिन अगर कंपनी ऐसा ना करे, जैसे जनरली आजकल ये नहीं होता, ये कभी नहीं होता कि कंपनी एक प्राइस फिक्स कर दे। कंपनी बोलती है हम क्यों फिक्स करें, लेट इन्वेस्टर्स भी फिक्स द प्राइस। इन्वेस्टर्स को बिड करने दो, अगर हमारी औकात अच्छी होगी तो ज्यादा भी बिड करेंगे, नहीं होगी, उनका इंटरेस्ट नहीं होगा तो ऑब्वियसली कम पे बिड कर देंगे। तो क्या प्रॉब्लम है? तो यहां पे वो लोग क्या करें, प्राइस रेंज देंगे, प्राइस रेंज। अच्छा, अब ये प्राइस रेंज जो है मान लो 150 से लेकर के 170 के बीच में, ठीक है। मतलब अब सब लोगों को बिड करना है, किसके किसके बीच में, 150 से 170 के बीच में। इसमें से जो 150 है लोअर प्राइस, इसको बोलते हैं हम फ्लोर प्राइस। क्या बोलते हैं इसको हम, फ्लोर प्राइस।
और जो अपर प्राइस है, अपर प्राइस उसको बोलते हैं हम कैप प्राइस। भाई फ्लोर नीचे है, कैप ऊपर है, तो अंडरस्टूड सी बात है। जो लोअर प्राइस है उसको क्या बोलेंगे हम? फ्लोर प्राइस। और जो अपर एंड प्राइस है उसको बोलेंगे अपन कैप प्राइस। एम आई क्लियर टिल नाउ? इसमें कोई प्रॉब्लम? अब लोग क्या करेंगे? बिड करेंगे। लेट्स से आप लोगों को मैंने एक शेयर के बारे में बताया, अब आप लोगों को बिड करना है। तो सबसे पहले मान लो आप लोगों को बिड करना है, तो कितने रुपए में बिड करोगे? 150 पे। ओके, आप कितने पे बिड करोगे? 150 पे। 150, 150, 170, 160, 155, 160, 155, 160, 170, 160, 150, 150, 160, 165, 150, 150, 150, 160, 165, 168, 160, 165। अच्छा लिसन, अगर मैं बिड करती इस पे तो मैं 170 पे बिड करती। सुनो, मैं जिस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने जा रही हूं, ऑब्वियसली मैंने उसका ऑफर डॉक्यूमेंट तो पढ़ा ही होगा। ऑफर डॉक्यूमेंट पढ़ के मैं इंश्योर हो चुकी कंपनी बढ़िया कंपनी है। भाई अगर कंपनी बढ़िया कंपनी है तो हर कोई उसको शेयर लेना चाहता है, और जब हर कोई उसको शेयर लेना चाहता है, शेयर तो लिमिटेड ही है, और जब शेयर लिमिटेड है तो भाई अगर मैं 150, 155 पे प्राइस करूंगी तो मुझे तो शेयर नहीं मिलने वाला है, तो 100% श्योर हो गया। तो मुझे चाहिए शेयर, डेस्परेटली कुछ भी हो जाए, चाहे से मुझे शेयर मिलना ही चाहिए। तो हम हमेशा किस प्राइस पे बिड करते हैं? मैक्सिमम प्राइस पे बिड करते हैं। यहां पे आपने अपनी अपॉर्चुनिटी टू गेट द शेयर खुद नहीं लूज कर दी है। अगर आप 150, 155, 168, 165 इस पे बिड कर रहे हैं तो यू हैव लॉस्ट योर अपॉर्चुनिटी, है ना। अगर मतलब ये हाल है, अगर मैं कैप पे भी बिड करती हूँ तो भी शेयर नहीं आता, नहीं आता शेयर, अलॉटमेंट आता ही नहीं है। जितने भी बढ़िया इशू है, मेरी किस्मत में आज तक मैंने इतने सारे आईपीओ लगाए हैं जिसमें से हार्डली 10 या 20% का ही अलॉटमेंट आया। सिर्फ आप सोचो, मैंने इतने सारे आईपीओ लगाए हैं जिसमें सिर्फ 10 और 20% ही मुझे अलॉट हुए हैं। और जनरली कौन से अलॉट होते हैं? जो खराब होते हैं मोस्टली, ऑब्वियसली वही अलॉटमेंट आएंगे, उन्हीं में किस्मत चमक जाती है। अच्छा लो, तुमने एप्लीकेशन लगाई ना, अभी शेयर अलॉटमेंट लेते हैं। और हाँ, अच्छे वाले तो मतलब 2-4 ही ऐसे हैं जो मतलब अच्छी कंपनीज के इन्वेस्टमेंट अच्छे लग गए, जिसमें पैसा डबल। एप्लीकेशन जैसे मान लो, उसमें भी अलॉटमेंट बहुत कम आता है। मैं तो फुल एप्लीकेशन लगाती हूँ। रिटेल इन्वेस्टर्स होते हैं, नाम सुना है रिटेल इन्वेस्टर? अच्छा, अभी इन्वेस्टर्स के नाम भी बताऊंगी। छोटे इन्वेस्टर्स जो होते हैं ना, जो 2 लाख रुपए तक का इन्वेस्टमेंट करते हैं, उनको बोलते हैं रिटेल इन्वेस्टर। जनरली हम लोग रिटेल इन्वेस्टर्स की कैटेगरी में इन्वेस्टमेंट करते हैं। अब लेट्स से मैंने इन्वेस्टमेंट किया, एप्लीकेशन लगाई 1,95,000 रुपीज की, है ना, अकॉर्डिंग टू द जो भी उनका लॉट साइज होगा। अब मैंने एप्लीकेशन लगाई 1,95,000 की, तो मुझे सारे शेयर तो मिलने नहीं, क्योंकि इशू बहुत ही आउटस्टैंडिंग है। इसमें से शेयर मिले मुझे मान लो सिर्फ और सिर्फ 14,500 के। ऐसे बजाज की कंपनी का इशू आया था, तो उसमें ऐसे हुआ था, मैंने एप्लीकेशन तो 195 की लगाई थी, लेकिन सिंगल लॉट मिला, सिर्फ सिंगल लॉट, और सिंगल लॉट था अप्रोक्सीमेटली 14,500। एग्जैक्ट प्राइस याद नहीं, पर हाँ ऐसा कुछ प्राइस था। और ये जो 14,500 का शेयर था ना, जैसे लिस्टिंग हुई, लिस्टिंग खुली इसकी अप्रोक्सीमेटली 30,000 के आसपास, मतलब 3 दिन में पैसा डबल। 14,500 कितना कन्वर्ट हो गया? तो भाई ऐसी कंपनीज जहां पे आपको लग रहा है कि भाई शेयर प्राइस तो धांसू जाने वाला है, कंपनी ने बहुत ही कम प्राइस कोट किया है, लिस्टिंग ऑलमोस्ट डबल पे होने वाली है, तो वहां पे हम कभी भी रिस्क नहीं लेते। हम कौन सी प्राइस पे बिड करते हैं? कैप प्राइस पे बिड करते हैं। लेकिन अगर कंपनी गड़बड़ कंपनी है, जहां पे आपको लग रहा है कंटिजेंसी कि पता नहीं कंपनी अच्छी है कि नहीं है, इसलिए प्राइस ज्यादा तो नहीं है, तो फिर उस केस में लोग लोअर प्राइस पे भी बिड कर सकते हैं। बट एट द एंड फिर ऐसी कंपनी में बिड ही क्यों करनी है जहां पे आपको ऑलरेडी पहले से डाउट लग रहा है? तो अब यहां पे फिर भी मान लेते हैं, जैसे ये तो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं, रिटेल वाले तो हमेशा कैप पे ही बिड करते हैं, लेकिन जो बड़े इन्वेस्टर्स होते हैं, बड़े इन्वेस्टर्स, वो अपने मनमाने प्राइस पे बिड करते हैं। अब मान लो उन्होंने बिड कर दिया 165 पे, लेट्स से, तो
वो प्राइस देखी जाएगी जिस प्राइस पे सारे लोगों को अलॉटमेंट किया जा सकता है। तो इस प्राइस को बोलते हैं हम कट ऑफ प्राइस। कौन सी प्राइस बोलते हैं? कट ऑफ प्राइस। मतलब देखो, एक तो हो गई फ्लोर प्राइस, एक होती है कैप प्राइस। फ्लोर और कैप प्राइस तो वो प्राइस है जो कंपनी ने बताई है कि तुम इस रेंज के बीच में बिड करो। अब जैसे आप सब लोगों ने अलग अलग प्राइस पे बिड किया, तो कंपनी को सारे शेयर्स अलॉट करने हैं, तो जिस प्राइस पे सब लोगों को शेयर अलॉट हो पा रहा है, वो प्राइस जो निकल के आती है उसको क्या बोलते हैं अपन? कट ऑफ प्राइस बोलते हैं। ये बात क्लियर है सबको? यहां तक समझ में आया? अच्छा, ये जो सिस्टम है ना, ये प्राइस रेंज वगैरह देने का, ये कहां होता है? रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस में होता है, क्योंकि रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस में चीजें मिसिंग होती है। मिसिंग कैसे हुई? अभी प्राइस मिसिंग है, प्राइस पता ही नहीं एक्चुअल प्राइस क्या निकल गई, और प्राइस मिसिंग है तो फिर हमें ये नहीं पता कि क्वांटिटी कितनी होगी, या क्वांटिटी पता है तो टोटल इशू कितने का आ रहा है ये नहीं पता। मतलब आपको सिर्फ एक चीज पता होती है, दो चीजें मिसिंग होती है। अच्छा, क्या पता होता है, क्या मिसिंग होता है? सुनना, तीन चीजें होती हैं। नंबर ऑफ शेयर्स होते हैं, मान लो 100 करोड़ शेयर्स, कितने पे इशू कर रहे हैं? मान लो हम इशू कर रहे हैं ₹100 ईच, ये इशू प्राइस है हमारा। तो हमारा ऑफर साइज कितना हो गया है? 10,000 करोड़। ये हो गया ना ऑफर साइज। तीन चीजें हो गई, एक तो क्या हो गया? नंबर ऑफ शेयर, एक इशू प्राइस और एक ऑफर साइज। अब हमारे पास ये जो इशू प्राइस है ये तो मिसिंग होगा बाय डिफॉल्ट। तो अब इन दोनों में से या तो ये पता होगा या फिर ये पता होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर कंपनी ये बोल देती है कि हम 100 करोड़ शेयर इशू कर रहे हैं, तो मुझे जब इशू प्राइस नहीं पता तो क्या मैं ऑफर साइज निकाल सकती हूँ क्या? वो कब पता चलेगा हमें? जब कट ऑफ निकल जाएगी। अब मान लो कट ऑफ निकल के 110 रुपए सपोज कर लो। अगर कट ऑफ 110 निकल के आई तो जैसे ही निकल जाएगी वैसे ही ऑफर साइज पता चल जाएगा आपको। तो कितना हो गया? 11,000 करोड़। समझ में आया क्या? कोई प्रॉब्लम है इसमें किसी को? तो व्हाट वी आर सेइंग, व्हेन वी आर नॉट हैविंग कंप्लीट इंफॉर्मेशन ऑफ द इशू, तो उस वक्त जो ऑफर डॉक्यूमेंट इशू किया जाएगा दैट इज कॉल्ड रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस। तो यहां पे इशू प्राइस जो है वो फिक्स नहीं है, यहां पे इशू प्राइस पता चलेगी किसके थ्रू? बुक बिल्डिंग के थ्रू। बुक बिल्डिंग, बुक बिल्डिंग बोले तो बिडिंग, जो अभी हमने बिडिंग कराई थी, बिडिंग को क्या बोलते हैं? बुक बिल्डिंग बोलते हैं यहां पे। और बुक बिल्डिंग कराने के लिए आपको क्या देना पड़ेगा? प्राइस रेंज देना पड़ेगा। तो देयर शैल बी अ प्राइस रेंज, और इस प्राइस रेंज में दो प्राइजेस गिवन होंगी, वन इज फ्लोर प्राइस एंड अदर वन इज कैप प्राइस। एम आई क्लियर? इन दोनों ऑफर डॉक्यूमेंट्स में कोई प्रॉब्लम किसी को? हाँ, तो 165 पे ही होगा सबको, ठीक है। अब जिसने ज्यादा पे किया था उसको रिफंड कर दिया जाएगा, और जिसने कम पे किया था उसको अलॉटमेंट ही नहीं होगा, ठीक है। हमेशा एक कॉमन प्राइस पे अलॉटमेंट होता है, अलग अलग प्राइस पे अलॉटमेंट नहीं होगा कभी भी, ठीक है। अलॉटमेंट नहीं होगा, इसलिए तो ज्यादा बिड करते हैं। चलिए, थर्डली शेल्फ प्रोस्पेक्टस। नेक्स्ट ऑफर डॉक्यूमेंट का नाम है शेल्फ प्रोस्पेक्टस। अच्छा, एक चीज बताओ, जैसे अभी आप लोग तो अपने पेरेंट्स पे डिपेंडेंट हो, तो आपको हर चीज के लिए पेरेंट्स से पूछना पड़ता है क्या? पूछना पड़ता है ऑलमोस्ट, मतलब जो रूटीन की चीजें उसको छोड़ के हर चीज के लिए हमें पेरेंट्स के लिए पूछना ही पड़ता है, क्योंकि हम फाइनेंशियली भी डिपेंडेंट हैं उन पे, और वैसे भी छोटे हैं तो पूछना ही पड़ेगा। अच्छा, अब मान लो आप लोग कोई ट्रिप प्लान कर रहे हो, ट्रिप, और आप डेस्परेटली जाना ही चाहते हो कि आपके सब दोस्त जा रहे हैं तो आपको जाना ही है, तो सबसे बड़ा टास्क क्या है उस ट्रिप के लिए? क्या डिपेंड करता है बताना? और बाहर रहते तो नहीं पूछना पड़ेगा? मतलब आप 5 दिन के लिए बाहर ट्रिप करके आ जाओगे और आप मतलब बताओगे भी नहीं? इतने पैसे भी होते हैं, जुगाड़ लगा। मतलब सिंपल बात है, बाहर ट्रिप करने जा रहे हो, 5 दिन का ट्रिप है, आप सपोज करो कि कोई भी अच्छी सी जगह पे अंडमान जा रहे हो उसे घूमने, है ना,
7 दिन का ट्रिप है आपका। अब बताओ, अब सारे दोस्त जा रहे हैं अंडमान, अब बताओ क्या डिपेंड करता है। मिनिमम 1 लाख का बजट तो जाएगा ही। अब बताओ सबसे बड़ा टास्क क्या है अब? मम्मी पापा को मनाना। वो मान गए तो पैसे अपने आप ही आ जाएंगे ना। मेन मुद्दा क्या है? मम्मी पापा को मनाना। अच्छा, अब मतलब उसके लिए हमें कितने पापड़ बेलने पड़ेंगे भाई, लिमिट के बाहर है वो चीज। मतलब हम है ना अपना एकदम रूप परिवर्तन करके उनके सामने जाते हैं, मतलब ऐसे दिखाते हैं जैसे हमसे बढ़िया बच्चा तो दुनिया में कोई पैदा नहीं हुआ आज तक। कभी कैसे काउंसलिंग पेरेंट्स की हर बार? अच्छा, कौन कौन करता है बताओ मुझे? पेरेंट्स को कन्विंस करते हैं मान जाएं वो आपकी बात के लिए, करते हैं। माने कभी आज तक वो किसी चीज के लिए? मान जाते हैं? अच्छा, किस चीज के लिए मनाया ये बताओ? हाँ, बाहर जाने के लिए मनाया है उनको। अच्छा, अगर हर बार फ्रीक्वेंट बेसिस पे उनसे बार बार पूछना पड़े तो पैथेटिक हो जाएगी सिचुएशन, बहुत जबरदस्त पैथेटिक हो जाएगी। अच्छा ठीक है, ऐसे इवेंट कभी कभी होते हैं, तो कभी कभी हम इतनी एनर्जी भी लगा लेते हैं कि भाई ठीक है पेरेंट्स को मनाना है, अच्छे बच्चे बन के दिखा देंगे, थोड़े दिन तक जैसा वो बोलेंगे वैसा काम कर लेंगे, सब कुछ ठीक है। और फिर उनको दिखाएंगे हम कितने पढ़ाकू हैं, हम कितना पढ़ाई कर रहे हैं, कितने दिनों से हम पढ़ाई कर रहे हैं, मतलब 1-2 महीने पहले से सारी सेटिंग स्टार्ट हो जाती है। और फिर उसके बाद जब आपके पेरेंट्स भी लगे, उनको लगने लग गया कि आप बच्चे बहुत ज्यादा पढ़ाई कर रहे हैं, और फिर 1-2 दिन ऐसा ड्रामा करोगे जैसे कोई भाई हमारे को है ना पता नहीं कितना ट्रॉमा हो चुका है और हम इतने डिप्रेस हो चुके हैं, अब तो बहुत ज्यादा बाहर जाने की नीड है। और फिर उसके बाद अपनी असली बात बोली जाती है कि भाई सब फ्रेंड्स बहुत दुखी हो रहे हैं, तो सबके पेरेंट्स बोल रहे हैं कि हाँ ठीक है थोड़ा टाइम बाहर घूमे आओ, आउटिंग करिए आओ। और फिर शायद जाकर के वो थोड़ा बहुत मानने को तैयार हो, मतलब कितनी मेहनत लगानी पड़ रही है भाई। अच्छा मान लो ये वाला पोर्शन हमारी जिंदगी से हट जाए, परमिशन, फिर परमिशन वाला पोर्शन हट जाए तो लाइफ कैसी हो जाएगी? गजब। मतलब आपको है ना एक कॉफर दे दिया जाए, ये लो उसकी चाबी, जब मर्जी जितना पैसा निकालो और जो करना है सो कर लो। फिर मतलब ऐसे ना इमेजिनेशन के बियॉन्ड वाली बातें भाई, हम सपने में भी नहीं सोचते ऐसी बातें। इसके बाद लाइफ ऑल सेट है फिर तो, फिर कुछ करने वाड़ने की नीड है क्या? कतई नहीं है भाई, कतई नहीं है। फिर कोई क्यों ही करेगा कुछ काम, मतलब लाइफ को सेट कर दिया। अच्छा, ऐसा कुछ शेल्फ प्रोस्पेक्टस भी हमारे लिए कर रहा है। कैसे कर रहा है? सिंपल बात है, हम जब भी ना डीओडी बनाते हैं, जब भी इशू लाते हैं, तो सबसे पहले हमारे सर पे एक खड़ा रहेगा अथॉरिटी, एंड दैट इज व्हाट सेबी। से बोलते हैं सोचना भी मत, बिल्कुल सोचना भी मत, हमसे पूछे बिना इशू लिया है ना तो देख लेना वहीं गए तुम काम से, है ना। वो कहावत सुनी होगी ना, समुद्र में रह के मगर से बैर नहीं करते, सुनिए ऐसी कहानी, कहावत सुनी के? जहां रहते हैं ना, जहां जिस एरिया में रहते हैं उसका जो गुंडा होता है ना, उस गुंडे से पंगा नहीं लिया जाता, सिंपल बात ये है। तो सिक्योरिटीज मार्केट का गुंडा कौन? सेबी। तो सेबी से नो पंगा एट ऑल। अब यहां पे जब जब इशू आएगा तब आपको सेबी से क्या करना पड़ेगा? अप्रूवल लेना पड़ेगा। एंड दैट इज द मोस्ट पैथेटिक सिचुएशन कि हर बार जाएंगे सेबी कुछ ऑब्जर्वेशन निकाल देगा और फटकार लगेगी, फिर उसके बाद अमेंडमेंट करते रहो, टाइम कंज्यूमिंग हो रहा है और कभी कभी हो सकता है परमिशन ना भी मिले। अच्छा, इन सब कामों में क्या सेबी भी खुश हो रहा है? आप 24 घंटे मम्मी पापा के पीछे पड़े रहोगे तो क्या मम्मी पापा भी खुश रह पाएंगे? बिल्कुल नहीं रह पाएंगे। नहीं, क्या वो जूते चप्पल मार ले, कुछ ही कर ले, लेकिन फिर वो खुश तो नहीं रह पाएंगे ना। उनको भी मेंटल टॉर्चर तो दे रहे हो ना आप लोग, दे रहे हो कि नहीं दे रहे हो? मैं तो एकदम कोरिलेट करती हूँ इस बात को, लिटरली करती हूँ। मेरे छोटे छोटे बच्चे मुझे इतना मेंटल टॉर्चर देते हैं जिसकी कोई लिमिट नहीं है। मतलब मैं तो क्या ही दूंगी उनको। मेरा तो छोटा वाला बेटा मेरे को इतना भयंकर, ओ भाई साहब हर एक सेकंड में वो पसड़ जाएगा, हर एक सेकंड। मतलब सुबह स्कूल भेजना उसको है ना, ऐसा लगता मुझे भाई वो ऐसा चल रहा है कि मिशन इम्पॉसिबल। अब अभी ना इस चीज क्लियर होएगा, फिर 5 मिनट बाद वो हो गया फुलफिल, तो दूसरी चीज क्लियर होएगा, फिर तीसरी चीज क्लियर होएगा। इसका उसको भी रोना पड़ रहा है ना, और मेरे को भी रोना पड़ रहा है लिटरली। वो हर मुझे लग रहा है अरे भाई वैन आने वाली है, मतलब जूते तक नहीं पहनेगा भाई, वो जूते तक भी मम्मा चुप गया, फिर खोलो, मतलब 5 बार तो जूते खुलवा लेता है वो।
मैं कहा भाई वो वैन वाले भैया फोन पे फोन किया जा रहे, अरे जल्दी लाओ मैडम जल्दी लाओ। अरे मैं किसको जल्दी लाऊं, मैं उड़वा के ले आऊं मैं? कोई 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 फायदा नहीं, जल्दी उठाया करो। मैंने उसे कितना ही जल्दी उठा लूं, चाहे मैं 4 घंटे पहले उठा के बैठाऊं तब भी वो ऐसे ही करेगा, और चाहे मैं आधा घंटा पहले, मैंने इससे बेटर है आधा घंटा पहले उठ ले, वो कम से कम आधे घंटे में रो लेगा जितना रोना है इसको। तो इट मीन्स व्हाट, वो मेरे लिए भी इक्वली टॉर्चर है। सेम टू सेम सभी बोलता है यार तुम बार बार डीओडी ले लेके आ जाते हो, बार बार हमको परेशान कर रहे हो, बार बार टाइम वेस्ट करा रहे हो हमारा भी। सभी बोल रहा है अगर तुम्हें एक ही साल में मल्टीपल इश्यू लेके आने हैं तो हमसे बार बार आके मत पूछना, क्योंकि एक साल में तुम्हारा फाइनेंशियल स्टेटस चेंज नहीं हो रहा है। एक साल में जैसे मान लो आज से 4 महीने पहले आप इशू लाए, 4 महीने बाद ला रहे हो, तो फिर भी आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट तो पिछले वाले ही लगा रहे हो ना, तो योर फाइनेंशियल पोजीशन इज सेम। तो वी आर नॉट सपोज टू चेक इट अगेन एंड अगेन। तो शेल्फ प्रोस्पेक्टस कब इशू किया जाता है? जब आप क्या कर रहे हो, 1 ईयर में मल्टीपल इशू ला रहे हो। 1 ईयर में क्या लेके आ रहे हो? मल्टीपल इशू ला रहे हो, और मल्टीपल इशू ला रहे हो तो सेबी बोलते हैं यू आर नॉट सपोज टू टेक अप्रूवल अगेन एंड अगेन। तो हमें सिर्फ एक बार ही शेल्फ प्रोस्पेक्टस फाइल करना है। तो क्या करेंगे हम? शेल्फ प्रोस्पेक्टस वंस ओनली, एंड सब्सिक्वेंट इशू में जब भी आप सब्सिक्वेंट इशू लेके आओगे तो सब्सिक्वेंट इशू में आपको क्या फाइल करना पड़ेगा? इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम। क्या फाइल करोगे? इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम, IM। ठीक है, सब्सिक्वेंट इशू में क्या फाइल करेंगे हम? इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम। किसी को पता है इसका फॉर्म क्या होता है? बिल्कुल सही बात है, पास 2 होता है। कौन सा फॉर्म नंबर होता है ये? पास 2। शेल्फ प्रोस्पेक्टस क्लियर है सबको? कोई प्रॉब्लम? चले नेक्स्ट प्रोस्पेक्टस की तरफ बढ़ते हम, दैट इज अब्रिज्ड प्रोस्पेक्टस। कौन सा प्रोस्पेक्टस? अब्रिज्ड प्रोस्पेक्टस। अच्छा, अगर मैं आपको पूरा का पूरा बेयर एक्ट पढ़ने के लिए बोलूं, पूरा का पूरा ICSI का मॉड्यूल पढ़ने के लिए बोलूं, तो सदमा लग जाएगा? लग जाएगा ना? 1000 पेज का मॉड्यूल, बेयर एक्ट, बाप रे बाप। तो हम एग्जाम तैयारी के लिए क्या पढ़ना चाहते हैं फिर? शॉर्ट नोट्स, समरी नोट्स, ताकि थोड़ी आसानी हो जाए पढ़ने में, भाई कन्वीनियंट हो जाता है। तो इंसान की एक नॉर्मल टेंडेंसी है, वो बहुत ज्यादा नहीं पढ़ना चाहता कभी भी, वो हर चीज को क्या करना चाहता है? शॉर्ट समरी में देखना चाहता है। तो एग्जैक्टली भाई प्रोस्पेक्टस में 200 पन्ने हैं। अब 200 पन्ने का प्रोस्पेक्टस इन्वेस्टर से तो ना पढ़ा जाए। बोले मैं इतना ही पढ़ लेता तो मैं पता नहीं कहीं होता, इन्वेस्टमेंट के लिए और 200 पन्ने पढ़ूं। तो वो क्या चाहता है भाई, जो जो इंपॉर्टेंट बातें हैं वो बता दो मुझे, बस जितनी इंपॉर्टेंट बातें हैं वो बता दो, उसको पढ़ करके मैं डिसीजन ले लूंगा कि मुझे इन्वेस्टमेंट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो जितनी भी समरी होती है प्रोस्पेक्टस की, उसको क्या बोलते हैं अपन? अब्रिज्ड प्रोस्पेक्टस बोलते हैं। मतलब ये क्या होता है? सेलेंट फीचर्स होते हैं ऑफ प्रोस्पेक्टस। जो भी प्रोस्पेक्टस है उसके जो भी सेलेंट फीचर्स है, सेलेंट फीचर्स मतलब जो जो इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं, जो जो समरी फीचर्स हैं, वो हमने एक जगह रिकॉर्ड करा दिए। इसको क्या बोलते हैं अपन? अब्रिज्ड प्रोस्पेक्टस। और ये अटैच करना होता है एप्लीकेशन फॉर्म के साथ। किसके साथ अटैच होता है ये? एप्लीकेशन फॉर्म के साथ। एप्लीकेशन फॉर्म के साथ हम क्या लगाते हैं? अब्रिज्ड प्रोस्पेक्टस अटैच करते हैं, ताकि जब भी कोई भी मेंबर एप्लीकेशन लगाएगा तो एप्लीकेशन के वक्त वो क्या करेगा? इस प्रोस्पेक्टस को रीड कर लेगा, और रीड करके उसको इशू के बारे में एक ब्रीफ आइडिया लग जाएगा कि आखिरकार कंपनी किस तरह की कंपनी। तो एटलीस्ट अनअवेयर होकर के इन्वेस्टमेंट करने से तो फार बेटर है। समझ में आया? चलिए नेक्स्ट इज डीम्ड प्रोस्पेक्टस। डीम्ड प्रोस्पेक्टस मतलब जो प्रोस्पेक्टस ऐसे है नहीं, लेकिन डीम्ड कर लिया गया टू बी प्रोस्पेक्टस। और ये डीम्ड प्रोस्पेक्टस इशू होता है ऑफर फॉर सेल में। किसमें इशू होता है? ऑफर फॉर सेल में। अब ये ऑफर फॉर सेल क्या होता है भाई, पहले ये समझ ले हम।
लिसन, अब मुझे पब्लिक इशू दो तरीके से आता है। पब्लिक इशू बोले तो आईपीओ एफपीओ, ये दो तरीके से आता है। ये आता है फ्रेश इशू या ऑफर फॉर सेल। ऑफर फॉर सेल, देखो फ्रेश इशू नाम से पता चल रहा होगा आपको कि यहां पे कंपनी नए शेयर इशू करेगी। तो अगर कंपनी नए शेयर इशू करेगी तो क्या इससे कंपनी की कैपिटल बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? ऑफ कोर्स बढ़ेगी। तो फ्रेश इशू में क्या होता है, टोटल कैपिटल ऑफ कंपनी इज इंक्रीज्ड। अच्छा, अब जब कैपिटल बढ़ रही है तो कैपिटल के बदले में कंपनी को पैसा मिलेगा, तो क्या कंपनी का फंड भी इंक्रीज होगा? ऑफ कोर्स होगा। फंड इज ऑल्सो इंक्रीज्ड। ये बात समझ में आ गई? कंपनी ने 10 लाख नए शेयर इशू कर दिए, 10 लाख शेयर 100 रुपए पे इशू कर दिए, तो जो पैसा आया उससे कंपनी की कैपिटल भी बढ़ गई और अलॉन्ग विद कंपनी के बैंक का बैलेंस भी बढ़ गया। ठीक है, लेकिन ऑफर फॉर सेल में ऐसा नहीं होता। ऑफर फॉर सेल में कंपनी नए शेयर इशू नहीं कर रही है, तो फिर शेयर कौन इशू कर रहा है? कंपनी के एग्जिस्टिंग मेंबर्स अपने शेयर पब्लिक इशू के लिए बेच रहे हैं। तो यहां पे शेयर कौन इशू कर रहा है? एग्जिस्टिंग मेंबर्स। एग्जिस्टिंग मेंबर्स सेल शेयर्स टू पब्लिक। अभी एग्जिस्टिंग मेंबर्स अपने शेयर पब्लिक अलॉटमेंट के लिए देंगे, तो पैसा किसको मिलेगा? एग्जिस्टिंग मेंबर्स को मिलेगा। इसका मतलब यहाँ पे कंपनी का ना तो कैपिटल बढ़ना है ना फंड बढ़ना है, कुछ नहीं होने वाला। मतलब कंपनी की बुक्स में कुछ चेंज नहीं होने वाला, सिर्फ इन्वेस्टर्स चेंज होंगे। तो यहां पे सेल करेंगे पब्लिक को, तो जो मनी रिसीव होगा वो किसको होगा? एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को ही होगा। मतलब कंपनी का कैपिटल एंड फंड दोनों ही क्या रहेंगे? सेम रहेंगे, सेम रहेंगे। इसको बोलते हैं ऑफर फॉर सेल। कभी नाम सुना है आपने ऑफर फॉर सेल? ओएफएस। अगर थोड़ी बहुत न्यूज सुनते हो तो ओएफएस नाम सुना है कभी? कभी नहीं सुना? अच्छा, हुंडई कंपनी का नाम सुना है? हुंडई कंपनी का नाम सबने सुना है। कई सालों से ये कंपनी है, कई सालों से। कितने सालों से कंपनी की कौन कौन सी गाड़ियां आ रही हैं? i10, i20, क्रेटा, उससे पहले सेंट्रो आया करती थी, है ना। ये सारी कंपनी, एल्केजर, ये सब किसकी आ रही है? हुंडई कंपनी। बहुत सालों से कंपनी एग्जिस्टेंस में। और इस कंपनी का आईपीओ आया था लास्ट ईयर। आईपीओ कब आया था? इन्होंने फ्रेश शेयर इशू नहीं किए, कंपनी के प्रमोटर ने अपने शेयर बेच दिए पब्लिक को। और कितने के शेयर बेचे? अप्रोक्सीमेटली 22,000 करोड़ के। हाउ मच शेयर्स? 22,000 करोड़ के शेयर किसको बेच दिए? पब्लिक को बेच दिए। किसने बेच दिए? प्रमोटर ने बेच दिए। समझ में आई बात? तो प्रमोटर ने अपने शेयर पब्लिक को बेचे, तो पूरा 22,000 करोड़ किसको मिला? प्रमोटर को मिला, कंपनी को नहीं मिला। तो इससे क्या हो गया? उनको लिक्विडिटी मिल गई और कंपनी के फाइनेंशियल्स पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो ऐसे में ये जो ऑफर डॉक्यूमेंट है ये एक्चुअल में प्रोस्पेक्टस थोड़ी ना है, ठीक है? डीम्ड टू बी प्रोस्पेक्टस। मतलब कंपनी के प्रमोटर्स कंपनी का सहारा लेकर के पब्लिक को अपने शेयर बेच के जा रहे हैं और कंपनी की लिस्टिंग करा रहे हैं, ठीक है? तो उसको क्या बोलते हैं अपन? ऑफर फॉर सेल बोलते हैं। जितनी भी पीएसयूज है, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, उनमें सरकार आए दिन ऑफर फॉर सेल लाती है। उसमें होल्डिंग किसकी है? सरकार की। सरकार को जब भी पैसा चाहिए होता है तो सरकार क्या करती है? अपना थोड़ा थोड़ा स्टेक बेचती रहती है ना। तो जितनी भी सरकारी कंपनीज हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आईएफसी या फिर रेलवे की कोई भी कंपनी हो, तो इन सारी कंपनीज में सरकार क्या करती है? धीरे धीरे अपना स्टेक बेचती है। और जैसे जैसे सरकार अपना स्टेक बेचती है तो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर ने अपना स्टेक पब्लिक को बेचा ना, तो इसलिए उसको क्या बोलते हैं अपन? ऑफर फॉर सेल बोलते हैं। समझ में आया क्या? क्लियर है सबको ये बात? तो दो तरीके से इशू आता है। तो अगर ऑफर फॉर सेल आ रहा है तो
तो उस वक्त जो ऑफर डॉक्यूमेंट इशू किया जाता है उसको क्या बोलते हैं अपन? डीम्ड प्रोस्पेक्टस बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट टर्म हम देखते हैं, दैट इज से लेटर ऑफ ऑफर। लेटर ऑफ ऑफर, देखिए लेटर ऑफ ऑफर किसके लिए इशू किया जाता है? जब भी कंपनी अपने एग्जिस्टिंग मेंबर्स को कोई ऑफर लेके आती है तो उसके लिए जो ऑफर डॉक्यूमेंट इशू होता है उसको क्या बोलते हैं अपन? लेटर ऑफ ऑफर। तो दिस इज फॉर एग्जिस्टिंग मेंबर्स। जैसे एग्जांपल राइट इशू। राइट इशू किसके लिए आता है? एग्जिस्टिंग मेंबर्स के लिए आता है। बायबैक किसके लिए आता है? एग्जिस्टिंग मेंबर्स के लिए आता है। या डीलिस्टिंग वो किसके लिए होती है? एग्जिस्टिंग मेंबर्स के लिए होती है। टेक ओवर किसके लिए होता है? एग्जिस्टिंग मेंबर्स के लिए। तो जो भी एग्जिस्टिंग मेंबर्स के लिए ऑफर आते हैं वो सारे के सारे ऑफर्स को क्या बोलते हैं अपन? लेटर ऑफ ऑफर बोलते हैं। तो इसका एग्जाम्पल हो गया राइट इशू, बायबैक, टेक ओवर, डीलिस्टिंग। इन सब केसेस में हम जो डॉक्यूमेंट का नाम लिखने वाले हैं वो लेटर ऑफ ऑफर ही लिखने वाले हैं। ओके चलिए नेक्स्ट इज प्लेसमेंट डॉक्यूमेंट। प्लेसमेंट डॉक्यूमेंट, देखिए प्लेसमेंट डॉक्यूमेंट जो है ये बड़े इन्वेस्टर्स के लिए होता है और ये जनरली होता है QIBs के लिए, क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स के लिए होता है। तो जब भी उनके लिए स्पेसिफिकली कोई इशू आ रहा है तो वहां पे हम क्या वर्ड यूज करते हैं? प्लेसमेंट डॉक्यूमेंट वर्ड यूज करते हैं। तो दिस इज फॉर QIBs, क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स। अभी ये कौन होते हैं ये भी सीखेंगे। अच्छा ये डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ ऑफर डॉक्यूमेंट समझ में आया क्या आप लोगों को? सबको जल्दी से बता दो मुझे। प्रोस्पेक्टस कब इशू होता है? जब प्राइस फिक्स्ड होती है। रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस जब बिडिंग कराएंगे, बुक बिल्डिंग होगी, जब प्राइस फिक्स्ड नहीं है। शेल्फ प्रोस्पेक्टस एक साल में मल्टीपल इश्यूज, तो जब भी पहला इशू आएगा तभी अप्रूवल लेना है और सब्सिक्वेंट इशू के लिए इन्फॉर्म करना है। आपको अप्रूवल नहीं लेना है, सिर्फ इंटीमेशन देनी है ना। द नेक्स्ट इज अब्रिज प्रोस्पेक्टस। तो अब्रिज प्रोस्पेक्टस द शॉर्ट वर्जन ऑफ द प्रोस्पेक्टस है ना, उसमें समरी होती है, सेलिएंट फीचर्स होते हैं और किसके साथ अटैच किया जाता है? एप्लीकेशन के साथ अटैच किया जाता है। नेक्स्ट इज डिम प्रोस्पेक्टस कब इशू होता है? ऑफर फॉर सेल जब इशू होता है। ऑफर फॉर सेल क्या होता है? जब एग्जिस्टिंग मेंबर्स अपने शेयर पब्लिक अलॉटमेंट के लिए ऑफर करते हैं उसको क्या बोलते हैं अपन? ऑफर फॉर सेल। अच्छा जी, एग्जिस्टिंग मेंबर्स जो शेयर अपने ऑफर कर रहे हैं ना इनको बोलते हैं सेलिंग शेयर होल्डर्स। क्या बोलते हैं इनको? सेलिंग शेयर होल्डर्स। दे आर नोन एज सेलिंग शेयर होल्डर्स। और लास्ट कौन सा डॉक्यूमेंट हुआ हमारा? हाँ, लेटर ऑफ ऑफर एंड प्लेसमेंट डॉक्यूमेंट। लेटर ऑफ ऑफर किसके लिए है? एग्जिस्टिंग मेंबर्स के लिए होता है और प्लेसमेंट डॉक्यूमेंट QIBs के लिए होता है। यहां तक नोटिंग डन है क्या सबकी? ये नोट कर लिया ये वाला पब्लिक इशू वाला पोर्शन भी? ठीक है, अब मैं दूसरे टर्म्स बता रही हूं आपको, इन्वेस्टर्स के टाइप्स बता रही हूं, कौन कौन से टाइप के इन्वेस्टर्स होते हैं। बाद में लिख लेंगे हम, ठीक। टाइप्स ऑफ इन्वेस्टर्स। देखिए तीन टाइप के इन्वेस्टर्स होते हैं। एक होता है रिटेल, इंडिविजुअल इन्वेस्टर, जिसको हम शॉर्ट में बोलते हैं RII। RII रिटेल इंडिविजुअल इन्वेस्टर। दूसरा है NII नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स।
NII, और तीसरे होते हैं QIBs, क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स। QIBs, तो ये हमारे पास 3 काइंड ऑफ इन्वेस्टर्स होते हैं। तो सबसे पहले रिटेल वाले कौन होते हैं? देखो, रिटेल वाले वो होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ 2 लाख रुपए तक की एप्लीकेशन लगाते हैं, उनको क्या बोलते हैं अपन? रिटेल एप्लीकेशन अप टू 2 लाख। मतलब हमारे जैसे, आप जैसे जितने भी इन्वेस्टर्स हैं जो स्टॉक मार्केट के अंदर आईपीओ में एप्लीकेशन लगाते हैं, वो सब कौन होते हैं? रिटेल इन्वेस्टर। 2 लाख तक की एप्लीकेशन लगाते हैं। अब आप में से कोई हो सकता है बोले कि अच्छा 2 लाख, मैं तो 50 लाख का इन्वेस्टमेंट कर सकती हूँ। तो फिर आप रिटेल में नहीं फॉल करोगे, फिर आप किस में फॉल करोगे? नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स में। तो अगर ऐसा इन्वेस्टर जो हम में से कोई होगा, लेकिन वो क्या करने वाला है? ज्यादा एप्लीकेशन लगाने वाला, 2 लाख से ज्यादा की एप्लीकेशन लगाएगा। तो एप्लीकेशन मोर देन 2 लाख। कितनी एप्लीकेशन है? मोर देन 2 लाख। तो 2 लाख से ज्यादा की एप्लीकेशन लगाने वाले इन्वेस्टर्स को क्या बोलते हैं अपन? नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर बोलते हैं। एम आई क्लियर? चलिए तीसरा QIB। अब तो इंस्टीट्यूशनल बायर है ना ये, तो आप और हम तो इंस्टीट्यूशन नहीं है ना, आप और हम तो कौन है? इंडिविजुअल है, नॉन इंस्टीट्यूशन है। तो अब इसमें कौन फॉल करेगा? जैसे बैंक्स हो गए, म्यूचुअल फंड्स हो गए, पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हो गए, पेंशन फंड हो गए, प्रोविडेंट फंड हो गए। मतलब जो इंस्टीट्यूशंस हैं, बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन फंड जिनके पास बहुत सारा पैसा होता है, वो इसके अंदर फॉल करते हैं। तो ये कौन है? इंस्टीट्यूशंस हैं, रजिस्टर्ड विद सेबी होते हैं, और ये कौन होते हैं? बिग इन्वेस्टर्स होते हैं। ये लोग करोड़ों करोड़ों रुपए इन्वेस्टमेंट करते हैं किसी भी कंपनी। म्यूचुअल फंड है, म्यूचुअल फंड के पास तो अनाप शनाप पैसा है, तो वो लगाता है पैसा बहुत सारा किसी भी कंपनी के अंदर। तो ये QIBs के अंदर फॉल करते हैं, क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स। इज दिस क्लियर? इन्वेस्टर्स की तीनों कैटेगरी याद रहेंगी। कौन कौन सी हुई? नंबर 1 रिटेल और नॉन इंस्टीट्यूशनल एंड QIBs। तो शॉर्ट में क्या बोलेंगे? RII, NII और QIBs। ठीक बात? चलो आगे बढ़ते हैं। ये एप्लीकेबल कौन कौन से इशू पे होगा? मतलब कौन कौन सी सिक्योरिटीज पे होगा? सिक्योरिटीज कवर्ड। इस रेगुलेशन में कौन सी सिक्योरिटीज कवर होंगी? तो उसको बोलते हैं स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज। क्या बोलते हैं? और स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज में 2 सिक्योरिटीज फॉल करती हैं, दैट इज इक्विटी शेयर और कन्वर्टेबल सिक्योरिटीज। इक्विटी शेयर्स एंड कन्वर्टेबल सिक्योरिटीज। ठीक है, ये पूरा ICDR रेगुलेशन इन 2 टाइप के सिक्योरिटीज पे ही कवर होगा। दिस इज कॉल्ड स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज। ठीक है, तो ये स्पेसिफिक टर्म्स याद रहेंगी आप लोगों को। तो हम बार बार इन टर्म्स को यूज करने वाले हैं, जितने भी रेगुलेशंस हम पढ़ेंगे तो आपको पता होना चाहिए। अच्छा, अब कौन कौन से इशू कवर होंगे इस चैप्टर के अंदर? कौन कौन से इशू कवर है वो भी बता रही हूं एक बार। कौन कौन से काइंड के इशू कवर्ड? पहला इशू है पब्लिक इशू। पब्लिक इशू क्या क्या आता है इसमें? IPO, FPO। तो IPO, FPO के चैप्टर्स अलग अलग है। IPO का चैप्टर अलग है, FPO का चैप्टर अलग है, वो इसमें फॉल करेगा। राइट इशू। राइट इशू कौन सी कंपनी का राइट इशू इसमें फॉल करेगा? लिस्टेड कंपनी का, अनलिस्टेड कंपनी का नहीं। अनलिस्टेड का तो कंपनीज एक्ट फॉलो कर लेगा, लेकिन अगर कंपनी एक बार लिस्टेड हो चुकी है और फिर वो राइट इशू लेके आएगी तो उसको ये रेगुलेशन फॉलो करना पड़ेगा। बोनस इशू। बोनस इशू के कंडीशन भी इसी चैप्टर में मिलेंगे। प्रेफरेंशियल इशू।
याद है आपको लास्ट चैप्टर में हम बात कर रहे थे प्रेफरेंशियल इशू आईसीडीआर, तो प्रेफरेंशियल इशू ला रहे हो तो भी ये आईसीडीआर रेगुलेशन एप्लीकेबल होगा। क्यूआईपी क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट, क्यूआईपी जो स्पेसिफिकली क्यूआईबीस के लिए इशू होता है, तो अगर क्यूआईबीस के लिए आपको स्पेसिफिक इशू लेके आ रहे हो तो वो भी इसी में फॉल करेगा। अगर कोई भी कंपनी आईडीआर लेके आना चाह रही है, इंडियन डिपॉजिटरी रिसिप्ट, तो आईडीआर पे भी आपको आईसीडीआर रेगुलेशन फॉलो करना पड़ेगा। उसके अलावा अगर कोई कंपनी एसएमई एक्सचेंज पे लिस्टिंग कराना चाहती है तो उसके लिए भी आईसीडीआर रेगुलेशन फॉलो करना पड़ेगा। इसके अलावा अगर कोई कंपनी आईजीपी प्लेटफॉर्म पे, इनोवेटर्स ग्रोथ प्लेटफॉर्म पे अपना लिस्टिंग कराना चाहती है तो उसके लिए भी आपको ये रेगुलेशन फॉलो करना पड़ेगा। प्लस अगर कोई कंपनी सोशल एक्सचेंज पे लिस्टिंग कराना चाहती है तो भी आपको ये रेगुलेशन फॉलो करना होगा। तो इस रेगुलेशन का अट्रैक्शन डिफरेंट डिफरेंट काइंड्स ऑफ इशुएंस पे आता है। कौन कौन से इशू है? पब्लिक इशू, आईपीओ एफपीओ, राइट इशू, बोनस इशू, प्रेफरेंशियल इशू, क्यूआईपी, आईडीआर, एसएमई और आईजीपी, सोशल एक्सचेंज, इन सब के लिए हमें आईसीडीआर रेगुलेशन ही फॉलो करना होगा। अब हमारे कोर्स में पूरा एंटायर आईसीडीआर रेगुलेशन तो नहीं है, तो भला हो इनका, एग्जीक्यूटिव लेवल्स पे इन्होंने हटा दिया, न्यू सिलेबस में हटा दिया, पहले ओल्ड सिलेबस में तो पूरा आईसीडीआर था, एटलीस्ट आईपीओ एफपीओ वाला पोर्शन तो पूरा दे रखा था, यहां नहीं दे रखा। अभी बहुत ही रैंडमली कुछ कुछ रेगुलेशन ही सिलेक्ट करके दे रखी है, तो जितना दे रखा है मॉड्यूल में हम उतना ही पढ़ेंगे। प्रोफेशनल में पूरा आईसीडीआर दे रखा है, तो प्रोफेशनल में काफी डिटेल दे रखा है, तो जब पहुंचोगे वहां पे तो वहां पढ़ोगे। यहां तक ऑल डन? कोई परेशानी? दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।